हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज पे। देखिए, वेक्टर को समझना बहुत आसान है और वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर पूरे फिजिक्स में अगर वेक्टर को निगलेक्ट कर दिया जाए, इंटीग्रेशन को निगलेक्ट कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन को निगलेक्ट कर दिया जाए तो फिजिक्स आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जैसे जैसे पर लेक्चर मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ, इसे अपने दिमाग में स्टोर करते जाइए, ठीक है। देखिए, आप सभी आदमी अपने आदिश्री क्लासेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, व्यू काफ़ी कम आ रहे हैं, लाइक काफ़ी कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर काफ़ी कम आ रहे हैं। तो आप सभी लोग सहयोग कीजिए ताकि अगर हम और आप सभी लोग आगे बढ़ें और इस चैनल को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं, ठीक है ना। आपके नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और हमें काम करने में भी मज़ा आएगा। चलिए, आज अपना बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टीज, दूसरी प्रॉपर्टीज, तीसरी प्रॉपर्टीज और ऐसे करके चौथी प्रॉपर्टीज, 4 बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आज आपको वेक्टर से रिलेटेड दे रहा हूं, जो कि हमेशा वैलिड होता है और लागू होगा। इसे आपको दिमाग में एकदम स्टोर कर लेना है। मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आप ध्यान से सुनिए। पहला जो प्रॉपर्टीज मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी भी वेक्टर का पैरेलल ट्रांसलेशन करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ये पैरेलल ट्रांसलेशन होता क्या है, पहले इसे तो बताओ। ठीक है, पहले इसी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हम एक लाइन ले रहे हैं, ये मेरा L1 लाइन है, ठीक है। मैं इसी प्लेन में कोई दूसरा लाइन L2 ले रहा हूँ। आपको इच्छा किया कि नहीं सर, मैं यहाँ पे एक तीसरा लाइन L3 ले रहा हूँ। और आपको पता होगा, दो लाइन को एक दूसरे के पैरेलल तब बोलते हैं जब यहाँ पे कोई एक मिनिमम लाइन ड्रॉ किया जाए, दोनों पे परपेंडिकुलर निकले। मतलब यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वह मिनिमम लाइन L3 पे भी परपेंडिकुलर होगा, L1 पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो बोलेंगे L1 और L3 पैरेलल है। वैसा ही सेम कंसेप्ट L2 और L1 पे आप लगाइए तो भी वैलिड होना चाहिए। तो मतलब एक मिनिमम लाइन ड्रॉ करें L1 और L2 के बीच में और वह लाइन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो बोलेंगे L1 और L2 लाइन पैरेलल है। इस रूल को वैलिड करते हुए मैंने इस प्लेन में बहुत सारे अलग अलग लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। अलग अलग लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो। अगर इस लाइन के ऊपर कोई आपका वेक्टर है, इस लाइन के ऊपर कोई आपका एक वेक्टर है, मैं इसे आपको शो कर रहा हूँ वेक्टर ए से, वेक्टर ए से। अब इस वेक्टर को आप L1 से उठा के L2 पे लाइए और इस बात का ख्याल रखते हुए कि वेक्टर ए का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड रखा जाए और जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रखा जाए। आप इन दोनों बात को ध्यान में रखते हुए वेक्टर ए को L1 से L2 पे उठा के अगर रखते हैं तो भी वेक्टर चेंज नहीं करेगा, समझ रहे हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल ट्रांसलेशन। अब वेक्टर ए है, इसको उठा के अगर L3 पे भी रखना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि वेक्टर ए का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही रहे और जो डायरेक्शन है वही रहे, ठीक है। तो भी वेक्टर ए ही कहलाएगा ये। फिर अगर इस वेक्टर ए को अगर हम इस लाइन पे लाना चाह रहे हैं तो इस बात का ख्याल अगर रख रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जितना था उतना ही है और जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन है, तो वेक्टर ए एज इट इज बोला जाएगा कि जो काम यहाँ पे कर रहा था वही काम यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हो सर, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल ट्रांसलेशन। मतलब सर वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलल ट्रांसलेशन करेंगे तो वेक्टर चेंज होगा, तो हम बोलेंगे पैरेलल ट्रांसलेशन से वेक्टर चेंज नहीं होता है, वेक्टर चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। एकदम आप दिमाग में रखिए। चलिए इसे हम लोग पॉइंट वाइज प्रॉपर ढंग से लिख लेते हैं। चलिए, पॉइंट 1 आप याद रखिएगा क्या, इफ अ
vector is, if a vector is displaced parallel to itself, मतलब वेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पैरेलल डिस्प्लेस कर रहे हैं, इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है, और इसी को कहते हैं कॉल्ड क्या, पैरेलल ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं जी, पैरेलल ट्रांसलेशन। एक पॉइंट स्पष्ट हो गया कि किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलल ट्रांसलेशन करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए, तो वह वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा प्रॉपर्टी अपना क्या है जी, प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी वेक्टर मेरा अगर प्लेन में है, अगर इस वेक्टर को, अब अपना रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ये मेरा इस वेक्टर के क्रॉस रेफरेंस लाइन मैंने एक्स एक्सिस बना लिया। हमें पता है कि रेफरेंस लाइन से ही हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो इस रेफरेंस लाइन के क्रॉस अगर इस वेक्टर को अगर हम लोग रोटेट करते हैं, कितना से सर, जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे घूम के चले आए, तो कितना रोटेशन हुआ, 2 पाई से, और इसी को क्या बोलते हैं, 1 रिवॉल्यूशन। अगर हम सर 1 रिवॉल्यूशन करते हैं तो जो पहले वेक्टर ए था वही वेक्टर फिर मुझे मिल गया। मतलब सर 2 पाई, या फिर आप घुमाओ, एक रिवॉल्यूशन के बाद दूसरा रिवॉल्यूशन करो, हाँ या कर लिया, कितना हो गया सर, फिर से मैंने घुमा तो ये कितना, 2 पाई, तो 2 पाई 2 पाई 4 पाई से रोटेट किया तो भी वेक्टर वही है। मीन्स सर 2 पाई और मल्टीपल ऑफ 2 पाई से अगर हम रोटेट करते जाए तो वेक्टर जो रहता है एज इट इज वही दोबारा मिलता है, मतलब वेक्टर चेंज नहीं होता है। क्या, 2 पाई या मल्टीपल ऑफ 2 पाई से रोटेट करना है। तो इस बात को कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिखे 2n पाई। n क्या है, जहां पे n इक्वल टू 0 1 2 3, अगर एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो 1 रखिए, अगर एज इट इज 0 डिग्री मतलब कोई रिवॉल्यूशन नहीं तो n का वैल्यू 0 रखिए, 2 रिवॉल्यूशन करना है तो n का वैल्यू 2 रखिए, 3 रिवॉल्यूशन करना है तो n का वैल्यू 3 रखिए। ऐसे आप लोग बार बार रिवॉल्यूशन करते रहेंगे और वहीं वेक्टर मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में स्टोर रहे। लिखते हैं, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ कितना, 2n पाई, वेयर n इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, देन द वेक्टर डज नॉट चेंज, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। आप इस बात को समझ गए, मतलब आपके दिमाग में अब पूरी तरीका से यह बात स्टोर कर गया कि किसी वेक्टर को 2 पाई या 2 पाई के मल्टीपल में रोटेट कराएंगे तो वेक्टर एज इट इज बना रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सर 2 पाई के अलावा अगर किसी दूसरे एंगल से रोटेट किया तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। देखिए वेक्टर चेंज कर जाएगा। जैसे हमने ये वेक्टर लिया है, देखिए ये मेरा वेक्टर ए है, अगर मैंने बोला कि इसे रोटेट करो 180 डिग्री से, तो क्या करोगे, इसको यहाँ से घुमाते 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 जस्ट इसके अपोजिट ला दोगे तो वेक्टर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए वेक्टर कहाँ पे आ जाएगा जी, ये बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो जितना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ रखा है, वेक्टर ए के ही जितना मैग्नीट्यूड पहले था उतना ही, क्योंकि 180 डिग्री से रोटेट किया, लेकिन पहले एक्स एक्सिस के अलोंग था, अब ये माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया।
मतलब सर जो पहले वेक्टर ए था अब वह एक 180 डिग्री से रोटेट कर गया है, तो इसको कैसे लिखते हैं, आगे माइनस लिख देते हैं, ठीक है ना। 180 डिग्री से रोटेट करना मीन्स मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए अगर कोई वेक्टर 180 डिग्री से रोटेट कर जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग निगेटिव वेक्टर। आगे हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे वेक्टर में, तो पढ़ेंगे निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम रखे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, तो उस वेक्टर को बोलेंगे कि वेक्टर जो पहले था अब वो उसका ये निगेटिव वेक्टर मुझे मिल गया, तो निगेटिव वेक्टर बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा देखते हैं, अगर वेक्टर ए है, हमने बोला 40 डिग्री से रोटेट करो, तो आपने लिया और इसे 40 डिग्री से रोटेट कर लिया। तो देखिए पहले ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, लेकिन अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 40 डिग्री एंगल बना के ये वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इस बार भी क्या हुआ, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर गया। समझ रहे हैं, वेक्टर चेंज नहीं करेगा कब बोलते हैं, जब उसका कोई बोलेंगे कि वेक्टर है और वो एज इट इज रहा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो उसका मैग्नीट्यूड था उसे भी मेंटेन किया, एज वेल एज जो डायरेक्शन था उसे भी हमने मेंटेन किया। ये दोनों हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके बोलेंगे सेम वेक्टर। इनमें से कोई भी एक चेंज हो गया तो हम बोलेंगे कि वेक्टर चेंज हो गया। तो इस बात को भी हम लोग बाई पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। चलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, if a vector is rotated through an angle other than multiple of 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, अगर 2 पाई के अलावा अगर आपने रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, देन इट चेंजेज, देन इट चेंजेज। ये बात आप समझ गए प्रॉपर ढंग से। अब चौथा जो पॉइंट है प्रॉपर्टी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव जब आप लगाओगे तो इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे यह स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि इसे प्रूव करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अभी हम उसे आपको पढ़ाया नहीं है वीडियो लेक्चर में, तो अभी आप लोग इसे मान लो और जब उस एसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे तो उस समय पूरी बाकायदा रूल के साथ कि देखो यह रूल पूरा वैलिड हो रहा है और मेरा इस स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो पहले भी बोला था और आज न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, वही बात यहाँ भी लागू हो रहा है। ठीक है, मतलब जो लिखी जा रही है इसे बाय रूल भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। अभी आप सिर्फ मान लीजिए इसे। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी फ्रेम को, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ में पढ़ते हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ में पढ़ते हो, उसी को हम लोग फिजिक्स में नाम देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर आप रोटेट कर रहे हो या ट्रांसलेट कर रहे हो तो उस प्लेन में जो वेक्टर होता है वह चेंज नहीं होगा, वो तो एज इट इज रहा। आप रोटेशन या ट्रांसलेशन किसके ऊपर कर रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, तो वेक्टर क्या एज इट इज प्लेन में बना हुआ है, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड था वह मेंटेन है, जो डायरेक्शन था वह मेंटेन है, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। ये तो स्टेटमेंट से भी सिंपल हम समझ सकते हैं, लेकिन वहां बाय लॉ भी हम क्वेश्चन के दौरान आपको करके दिखा देंगे कि ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं क्या, इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, दो काम करते हैं क्या, ट्रांसलेटेड या रोटेटेड, दोनों में से कोई काम कीजिए तो भी वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो क्या बोल सकते हैं, दी वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर चेंज नहीं होता है। यह बात आप प्रॉपर ढंग से दिमाग में स्टोर कर लीजिए। 4 रूल
फिर से मैं एक बार आपको बोल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। पहला रूल था कि किसी भी वेक्टर को अगर पैरेलल ट्रांसलेट करते हैं, पैरेलल ट्रांसलेशन के लॉ के अनुसार अगर करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो वह वेक्टर चेंज नहीं होता है। दूसरा मैंने पढ़ा कि अगर किसी वेक्टर को 2 पाई या मल्टीपल ऑफ 2 पाई, उसे एक साथ लिखने का तरीका क्या था, 2n पाई, n जहाँ पे इंटीजर है 0 1 2 3 4 5, अगर रखते हैं इस रूल के तहत, अगर आप उस वेक्टर को रोटेट कराते हैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई से, तो वेक्टर जो पहले था एज इट इज वो बार बार मिलता रहेगा, मतलब वेक्टर चेंज नहीं होगा। तीसरा मैंने स्टेटमेंट लिखा प्रॉपर्टीज का कि अगर किसी वेक्टर को 2 पाई के अलावा किसी भी एंगल से रोटेट करेंगे तो वह वेक्टर चेंज हो जाएगा। चौथा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी वेक्टर को किसी प्लेन में फिक्स रखते हुए उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जिस प्लेन में वो वेक्टर है, उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो या रोटेट कर रहे हो, उस वेक्टर के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड में भी कुछ हमने चेंजिंग नहीं किया, डायरेक्शन में भी कुछ चेंजिंग नहीं किया, तो वह वेक्टर एज इट इज बना रहेगा, मतलब वेक्टर चेंज नहीं होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ट्रांसलेट करने से या रोटेट करने से। बात खत्म। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अगला पॉइंट, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट अपना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग इसका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, पूरा ध्यान दीजिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर एक मैंने लिया a, दूसरा मैंने कोई वेक्टर लिया b। अगर बोला जाए कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, क्या बोला गया, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल बताइए, तो आपको दो काम में से कोई एक काम करके आप दोनों के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। पहला काम आप कर सकते हो कि सर इन दोनों वेक्टर का जो टेल है किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करो और इस पॉइंट पे इन दोनों का टेल रखो और पैरेलल ट्रांसलेशन से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। हमें पता है पैरेलल ट्रांसलेशन से वेक्टर चेंज नहीं होता है, तो मैंने वेक्टर ए को उठाया और एज इट इज उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वेक्टर बी को उठाया, उसका भी टेल इसी पॉइंट पे रखा और पैरेलल ट्रांसलेशन से मैंने ए से बी पे एज इट इज रख दिया, बी वेक्टर को ए के ऊपर रख दिया, लेकिन किस बात को मानते हुए कि दोनों का टेल एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, ओ पॉइंट पे। अब आप देखोगे कि इन दोनों वेक्टर के द्वारा दो एंगल बनाया जा रहा है, एक तो एंगल इनके बीच का ये है और दूसरा एंगल इनके बीच का यहाँ पे देखिए ये बना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में जो मिनिमम एंगल है, कौन सा मिनिमम एंगल है, ये दिख रहा है, ये कौन सा एंगल है सर, मिनिमम एंगल है, इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो मिनिमम एंगल जो होगा इसे बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कभी भी मैक्सिमम वाले को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं मानते हैं, हमेशा मिनिमम वाले को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मानते हैं। क्लियर है? तो इस बात को भी पॉइंट के रूप में नोट कर लेते हैं। क्लियर सी फंडा है हमारी। मतलब क्या सर, याद रखिएगा, इफ टेल और हेड। सर हेड को रखेंगे तो कैसे, अभी लिख लेने के बाद मैं उसे भी समझा देता हूं। चाहे यहां पे देखिए, जैसे ये टेल है और ये भी टेल है, तो मैंने एक पॉइंट को फिक्स किया और एक वेक्टर का यहां पे हेड रखा, तो आप रखो, ये देखिए वेक्टर ए का मैंने इस पॉइंट पे हेड रख दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखते हुए पैरेलल ट्रांसलेशन से। वेक्टर बी का इस पे हेड रखा और पैरेलल ट्रांसलेशन से इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फिक्स रखते हुए। तो यहाँ भी दो एंगल बनेगा, एक ये एंगल और एक ये बड़ा वाला एंगल। तो इस छोटे वाले एंगल को बोलेंगे, ये वेक्टर बी है क्या, जो स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है,
इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ गए। अब चलिए, हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, अगले पेज में लिख लेते हैं इस बात को। चलिए लिखते हैं, देखिए इफ टेल और हेड, टेल को या हेड को, दोनों में से कोई भी, टेल और हेड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, ए और बी में, दोनों में से कोई वेक्टर, या नहीं, देखिए इफ टेल और हेड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, दोनों वेक्टर के टेल को आप पकड़ लो या दोनों वेक्टर के हेड को पकड़ लो, क्या करते हैं, आर ब्रॉड कहां पे जी, सेम पॉइंट पे, एट द सेम पॉइंट, तो क्या होगा, इसका जो मिनिमम एंगल होगा, देन स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से मैंने लिख भी दिया और समझा भी दिया। अब ये देखिए, अगर कोई वेक्टर यहाँ ए है तो सर मिनिमम एंगल का मतलब क्या, अगर जस्ट इसके अपोजिट करते हैं, देखिए अगर कोई वेक्टर बी को रखते हैं तो मैक्सिमम एंगल कितना बनाइए, यहाँ से 180 डिग्री, या इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, पाई रेडियन। लेकिन इधर लिखिएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये टोटल मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे इसके अलावा मैंने वेक्टर ए को रखा और यहाँ वेक्टर बी बना दिया, घुमाते घुमाते ऐसे आप ला दिए एंटी क्लॉकवाइज में, तो आप देखोगे दो एंगल बना, ये और ये, तो ये मिनिमम होगा जो कि 180 से कम है। सर मतलब ऐसे किया जाए तो मिनिमम क्या बन सकता है, मिनिमम ये बन सकता है कि वेक्टर ए है, जस्ट इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर आ जाए, वेक्टर बी। इस केस में कितना एंगल होगा ए और बी के बीच का, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, क्या बोलूंगा मैं, 0 डिग्री, है ना। यहाँ पे कितना है एंगल दोनों के बीच का, तो पाई रेडियन या 180 डिग्री। ये क्या है सर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम देख रहे हैं कि मिनिमम कितना बन सकता है 0 डिग्री, मैक्सिमम कितना बन सकता है 180। 180 से जैसे पार करोगे फिर वो मिनिमम मतलब 180 से कम हो जाएगा, मैक्सिमम 180 जा सकता है और मिनिमम 0 डिग्री। तो यहां से हम इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा लाई करेगा 0 डिग्री और 180 डिग्री या पाई रेडियन के बीच में। ठीक है, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर है। अब मैं इसमें पहला बात बोल रहा हूं, देखिए अगर आपको कोई बोल रहा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो आप क्या समझोगे, देखिए इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो हम क्या समझे सर, वेक्टर ए है और वेक्टर बी भी इधर ही होना चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो मुझे मिलता है कि ए और बी का डायरेक्शन सेम है। मीन्स हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम। क्या हो गया जी, सेम। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगर हम बोलते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल इफ थीटा इक्वल टू कितना है, पाई या 180 डिग्री, पाई रेडियन या 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ सर कि सर वेक्टर ए इधर है
तो जस्ट इसके अपोजिट में, पाई मतलब क्या, अपोजिट, ये हुआ वेक्टर बी। तो अगर इसमें पूछा जाए कितना एंगल है तो 180 डिग्री है सर। तो इस केस में क्या हमें देखने को मिल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो हम लिख देंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अपोजिट। क्लियर है? अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए कि अगर आपसे कोई बोलता है कि दो वेक्टर का बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो आप क्या समझते हो? हम समझेंगे कि दोनों वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। तब इसी कंडीशन को बोलते हैं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब देखिए, वेक्टर ए ऐसे बनाया, वेक्टर बी ऐसे बनाया, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पैरेलल है। अगर कोई मैंने बना दिया वेक्टर सी इधर, मैंने बोला कि वेक्टर बी और वेक्टर सी पैरेलल है क्योंकि 180 डिग्री बना रहा है तो भी पैरेलल का कंडीशन होता है, 0 डिग्री बना रहा है तो भी पैरेलल का कंडीशन होता है। अगर ऐसा हुआ तो भाई वेक्टर ए को वेक्टर बी के टर्म में लिख सकते हैं या वेक्टर बी को वेक्टर सी के टर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही वेक्टर सी को वेक्टर बी के टर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर बी को वेक्टर ए के टर्म में लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वेक्टर ए है तो आप देखोगे कि यहाँ पे समथिंग कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वेक्टर बी में तो वेक्टर ए के इक्वल आ जा रहा है। या आप देखोगे कि वेक्टर बी है और यहाँ बीटा टाइम्स ऑफ, मतलब बीटा किसी रियल नंबर से, ये जो भी मैं बीटा डेल्टा लिख रहा हूँ एक्चुअली में बीटा डेल्टा गामा अल्फा, यहाँ जो भी मैं नोटेशन यूज करूँगा वो सारा का सारा क्या डिनोट करेगा, मेरा क्या डिनोट करेगा जी, रियल नंबर। तो b इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ बीटा टाइम्स ऑफ ए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, रियल नंबर, रियल नंबर। अगर कोई c बोले तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वेक्टर c ए के टर्म में लिखूँ तो मैं लिखूंगा गामा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। एक ऐसा मेरा रियल नंबर मिलेगा जिसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे c वेक्टर मिल जाएगा। मैं यही समझूंगा इस बात को। इतना चीज़ें आप एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और सीखेंगे।